में। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और घर पर बैठकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं सीमा यादव, मैं डिवीजन अभिलाष वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक पावनी से पाठ क्रमांक 11 अन्याय के विरुद्ध कहानी पढ़ेंगे। इस पाठ के बारे में आपने अपने पिछले व्याख्यान 1 में भी पढ़ा था। उसमें हमने अन्याय के विरुद्ध पाठ में आए हुए शब्दार्थ और कहानी का थोड़ा सा अंश पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि इस कहानी के लेखक अंतोन चेखव जी है। ये एक रूसी लेखक है। इनका जन्म 1860 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और 1904 ईस्वी में छोटी सी उम्र में ही इनका निधन हो गया था। इन्होंने इस कहानी में हमें संदेश दिया है कि हमें अन्याय को सहना नहीं चाहिए। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हमें आवाज उठानी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। हमने पढ़ा था, जो वर्णन करता है वो बताता है कि मैंने अपने बच्चों की अध्यापिका जो उन्हें पढ़ाती थी उसे अपने कक्ष में बुलाया और उससे कहा कि आज मैं आपकी तनख्वाह आपको दे रहा हूँ। और मैंने उससे कहा कि मैंने आपकी तनख्वाह 30 रूबल में तय की थी। अध्यापिका बोली नहीं, 40 रुपए में। लेकिन मैंने तेज आवाज में बोला नहीं, 30 रुपए में, तो वो मान गई। फिर जो वर्णन करता है वो बोलता है कि और उन 2 महीनों में आपके 9 इतवार आए थे, उस दिन आपने छुट्टी की थी, तो उसके आपके 9 रूबल कट गए। और 3 दिन आपने वैसे छुट्टी की थी तो आपके 3 रूबल और कट गए, यानी कि आपके 2 महीने के 48 रूबल बनते हैं। अध्यापिका उसका कोई विरोध नहीं करती है और नीचे मुंह करके उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। अब आगे की कहानी क्या होता है, जो वर्णन करता है वो बोलता है और सप्ताह में, मतलब पिछले सप्ताह में मेरा बेटा बीमार था, तो आपने सिर्फ मेरी बेटी वान्या को ही पढ़ाया था, तो 3-4 दिन के आपके वो पैसे कम हो गए। और इसके बाद आपके पिछले महीने में जब आपके दांत में दर्द था तो मेरी पत्नी ने आपको छुट्टी दे दी थी। 3 दिन आप दोपहर में ही चले गए थे, आपने पूरा काम नहीं किया, इसलिए मैं आपको 1 दिन के पैसे देता हूँ। आपके 3 रूबल वहां कट गए, तो 48 में से आपके 7 रूबल और कम हो गए। अब आपके बनते हैं 41 रूबल। जो अध्यापिका जूलिया थी कुछ नहीं बोलती है, वो अपने पक्ष में कुछ बोलती नहीं है, नीचे मुंह करके बैठी रहती है और धीरे धीरे और भी सिकुड़ जाती है डर के मारे। फिर वर्णन करता है जो हमारे कहानी का, वो बोलता है कि आपने अभी पिछले ही दिनों में हमारी एक प्लेट तोड़ दी चाय की, जिसकी कीमत 2 रूबल थी, तो मैं आपके वो और 2 रूबल कम कर रहा हूँ। वो बेचारी अध्यापिका उसकी तरफ देखती रहती है और चुपचाप सुनती रहती है। फिर वो बोलते हैं इसके अलावा आपने जो मेरा बेटा है, आप उसके साथ थी, आपका काम है कि मेरे बच्चों की देखभाल आप कर रही हैं, उनको पढ़ा रही है, तो ये आपका काम है उसका ध्यान रखना। लेकिन आपने उसका ध्यान नहीं रखा और मेरा बेटा पेड़ पर चढ़ गया और उसकी नई जैकेट फट गई, जो मैंने 10 रूबल में खरीदी थी, इसलिए ये 10 रूबल मैं आपसे लूंगा। आपके 10 रूबल यहाँ कम हो गए। और जो मेरी बेटी वान्या है, वो पार्क में जब खेल रही थी तो आपने उसका ध्यान नहीं रखा और उसके जूते चोरी हो गए, जो 5 रूबल के थे वो भी
आपकी तनख्वाह में से काट रहा हूँ। अब आपके कितने रूबल हो गए? ये 17 रूबल आपके यहाँ कम हो गए। इसके अलावा मैं आपसे 1 जनवरी को 10 रूबल दे चुका हूँ। यह सुनकर जूलिया एकदम घबरा जाती है और बोलती है, लेकिन धीरे से बोलती है, धीमे से मन में, लेकिन मुझे तो आपने कोई पैसे नहीं दिए। वर्णनकर्ता जोर से बोलता है, अच्छा, मैंने अपनी डायरी में नोट कर रखा है, मैंने आपको 1 जनवरी को 10 रूबल दिए थे। जूलिया उसकी हाँ में हाँ मिला देती है कि हाँ, अगर आपने लिख रखा है तो दिए होंगे। फिर आप बताइए आपके कितने रूबल हो गए? अब आपके 27 रूबल यहाँ कम हो जाते हैं, तो आपके कितने रूबल बचे? अब 27 ये कम हो गए 41 में से। उसके बाद वो जो जूलिया थी वो हिम्मत करके बोलती है, लेकिन सर, मेरे को तो सिर्फ आपकी पत्नी ने ही 3 रूबल दिए थे और मेरे को कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। अब जब उनके वर्णन, जो हमारी कहानी का वर्णन करता है, उसे ये बात सुनती है तो वो जोर से चिल्ला, अच्छा, उसने तो मुझे बताया ही नहीं कि उसने आपको 3 रूबल दिए थे और आपने भी नहीं बताया। अब आपके 3 रूबल यहाँ पे ये और हो गए, तो आपके कितने हो गए? 30 रूबल और कम हो गए। अब वो जूलिया बेचारी सुनती रहती है और कुछ भी बोलती नहीं है। और जो बचे हुए रूबल थे उसके वर्णनकर्ता बोलता है कि अब आपके सिर्फ मेरे पास 14 रूबल बचे हैं। 14 में से 3 आपने मेरी पत्नी से ले लिए, यानी कि मेरे पास आपके 11 रूबल बचे हैं। ये लीजिए आपकी 2 महीने की तनख्वाह। और वो जूलिया के सामने उसको रख देता है। जूलिया डरती हुई, सहमी हुई हाथ आगे बढ़ा के वो पैसे ले लेती है और धीरे धीरे अपने कपड़ों में जेब टटोल के उसमें घबराते हुए उसको रख देती है। उसके पूरे चेहरे पे पसीने आ रहे थे, लेकिन वो घबराहट में कुछ बोल नहीं पा रही थी और उन 11 रूबल को वो अपनी जेब में रखकर अपने मालिक को धन्यवाद करती है। फिर उसका मालिक जोर से बोलता है, अच्छा, धन्यवाद किस बात का? वो कुछ नहीं बोलती है। फिर जो वर्णन करता है उसका मालिक है, वो बोलता है, जूलिया, मेरे से नहीं रुका जा रहा, तुम अन्याय को इतना कैसे सह रही हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ठग रहा हूँ। तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारी जो तनख्वाह वो 40 रूबल मासिक तय हुई थी, लेकिन फिर भी तुमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ये गलत है। और फिर उसके बदले में तुम मुझे धन्यवाद कर रही हो। जूलिया बोलती है कि इससे पहले मैंने जहां भी काम किया वहां पर तो सर मुझे 1 रुपए नहीं मिला। यह सुनकर जो हमारे वर्णन करता है उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है और फिर वो आराम से अपने स्वर को नीचे करते हुए जूलिया से बोलते हैं, जूलिया, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। ये जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ उसकी वजह तुम हो। मतलब एक इंसान को अच्छा रहने के लिए क्या इतना डरपोक, भीरू और भोंदा बनना जरूरी है? क्यों तुम इतनी दब्बू बनी हुई हो कि अन्याय के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठा रही हो? उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने अपने पक्ष में आवाज नहीं उठाई और तुम वहां पर दब्बू बनी हुई रही। अगर वहां पर तुम अपने अधिकारों की मांग करती तो वहां पर तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलता। अब जूलिया यह बात सुनती है और उसकी समझ में आ जाता है कि कभी भी हमें अपने प्रति अत्याचार को इतना ज़्यादा सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई नहीं बोलता है तो उसको
अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए और अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध हमेशा आवाज उठानी चाहिए। बस बच्चों, हमारी कहानी में इतना ही। आप लोगों की समझ में आया होगा कि इस पाठ के, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमें अन्याय को सहना नहीं चाहिए और हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और हमेशा अन्याय और अत्याचार का विरोध करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।